और आज मैं चल रहा हूं आपको समझाने कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी है। एक लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी है। बिना देखो, अगर आप एक सच्चे लोकतंत्र में रह रहे हैं और वो अगर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, जो सरकार आप चाह रहे हैं वो सरकार नहीं बन रही है, तो उस चुनाव का कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं इनको पसंद कर रहा हूं और ये सरकार में नहीं आ रहे हैं, तो मेरे वोट डालने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब मेरा चुनाव मैंने जो किया है वो स्वतंत्र नहीं, वो निष्पक्ष नहीं है। उसमें इसका मतलब धांधली की गई है, उसमें धांधली की गई है। और जब तक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा, तब तक देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपके समाज को एक लोकतांत्रिक रास्ते पर लेकर चलने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत जरूरी है। तो आइए चलिए इसको विस्तार से समझते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी है किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। देखो, अगर एक प्रणाली जो आपने सिस्टम एडॉप्ट किया है, अगर वो सिस्टम आपको एक फ्री इलेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सिस्टम सही है। फियर फ्री इलेक्शन, जिसमें डर नहीं है किसी को किसी बात का कि अगर मैं इनको वोट नहीं दूंगा तो मेरी जान चली जाए, ऐसा वाला फियर नहीं रहना। और फ्री मतलब उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहना चाहिए, समझना। अगर इन सब चीजों से रहित है इलेक्शन, इन सब चीजों का इंटरफेरेंस नहीं है उसमें, तो आप कह सकती हैं वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, और वो इलेक्शन सिस्टम आपके देश के लिए सही नहीं है। और जब तक इलेक्शन सिस्टम सही नहीं होगा, तब तक आपके देश में कभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। आप कह सकती हैं भैया क्या है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप देख लो, पाकिस्तान में जो इलेक्शन होता है वो फ्री एंड फेयर नहीं होता कभी भी। जो जनता चाहती है, कभी वो सरकार वहां बनती नहीं, और बन भी जाती है तो उस पर भी वहां की सेना का प्रभुत्व होता है, वहां की सेना का प्रभुत्व होता है। वहां की सेना उसे कंट्रोल करती है कि आप ऐसे चलाएंगे अपने देश को, नहीं तो आपको सरकार नहीं चलाने दिया जाएगा। तो हमारा जो देश है, हमारे देश में हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो हमें एक ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करता है जिसमें हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, क्योंकि हमारा इलेक्शन सिस्टम बहुत ही ताकतवर है और हमारे संविधान ने उसे इतनी ताकत दे रखी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। समझ में आई बात? आगे सुनो। यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं, अगर सच में लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में जनता की आकांक्षा झलके, जो आप चाह रहे हैं वो दिखाई पड़े लोकतंत्र में। और वो दिखाई तभी पड़ेगा लोकतंत्र में जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। समझ में आई बात? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो कभी भी जनता जो चाहेगी वो सरकार कभी नहीं बन पाएगी। अगर जनता चाह रही है कांग्रेस की सरकार बने और बीजेपी की सरकार बन रही है, तो इसका मतलब है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। और अगर जनता चाह रही है बीजेपी की सरकार बने और बीजेपी की बन रही है, इसका मतलब क्या है? वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। समझ में आई बात? इलेक्शन को, ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बचाना और उसे आगे बढ़ाना दो लोगों का काम है। एक तो संविधान का काम है और दूसरा जनता का काम है। जब तक जनता सही ढंग से चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तब तक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। आपको मैं एक हकीकत बताता हूं। मैंने 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें मैंने ग्राउंड जीरो पर काम किया था, इलेक्शन में बूथ मैनेज किए थे। तो मैंने ये देखा कि हमारे देश की 60% जनता वोट डालने जाती है और 40% जनता वोट डालने ही नहीं जाती। तो आपने देखा हमारे देश में जो सिस्टम है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, जिसमें अब देख लो 60% लोग जा रहे हैं वोट
40% जा ही नहीं रहे हैं, तो इसका क्या, जीतने वाले के लिए तो बहुत आसान हो गया है। अगर उसको 60% में से 20% वोट भी मिल जाएंगे तो वो जीत जाएगा। जहां उसको जीतने के लिए 40% वोट चाहिए थे या 30% या 35% वोट चाहिए था, वोट शेयर चाहिए था, वहां आप वो सिर्फ 20% 15% वोट शेयर लेकर भी जीत जाता है। तो ये देखिए आप, इस तरह से दोनों की जिम्मेदारी है। संविधान की जिम्मेदारी है एक फ्री एंड फेयर सिस्टम प्रोवाइड करना, और जनता की जिम्मेदारी है जो उन्हें अधिकार मिला है उस अधिकार का प्रयोग करके सरकार का निर्माण करना। तो हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी में चूकते हैं। हम मतलब जनता चूकती है अपनी जिम्मेदारी को निभाने से। आगे सुनो। तो यह जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी, चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके। मतलब निष्पक्ष चुनाव वही हो सकता है जिसमें आप जिसको वोट दें उसी की सरकार बने। अगर वो सरकार बन रही है तो आप कह सकती हैं कि हाँ, चुनाव सिस्टम जो है हमारा वो बहुत ही फ्री एंड फेयर। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप कहेंगी कि हमारा चुनाव सिस्टम करप्ट है। समझ में आई बात? आगे सुनिए, फ्री एंड फेयर क्या है। अब हम समझते हैं सार्वभौमिक वैध मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। हमारे देश में वोट डालने का अधिकार किसको है और चुनाव लड़ने का अधिकार किसको है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये जब तक नहीं पता होगा तब तक कैसे कोई वोट डाल पाएगा और कैसे कोई चुनाव लड़ पाएगा। लोकतंत्र में ये दो बातों का पता होना बहुत जरूरी है कि वोट डालने का अधिकार किसके पास है और चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ये दोनों चीजें समझना हमारे लिए और पूरे राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं और जानते हैं कि क्या है योग्यता चुनाव लड़ने की और क्या है योग्यता वोट डालने की। चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनाव के बारे में दो अन्य मूल प्रश्नों के उत्तर देता है। चुनाव का तरीका निर्धारित करने के बाद ये भी और दो प्रश्न बचते हैं कि वोट कौन डालेगा, चुनाव कौन करेगा और चुनाव लड़ेगा कौन। ये भी तो बताना पड़ेगा ना भाई, कि आपने बता दिया कि चुनाव इस प्रक्रिया से होगा, इस सिस्टम से चुनाव होगा, लेकिन चुनाव में वोट कौन डालेगा और चुनाव में लड़ने के लिए कौन किसके पास वो पोटेंशियल है जो लड़ सकता है, ये भी तो बताना आपका काम है। तो संविधान इन दो प्रश्नों का भी उत्तर देता है आपको। आपके भारत के संविधान को बनाने वाले ना बहुत ही दूरदर्शी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो छोटी सोच के व्यक्ति नहीं थे आज के नेताओं की तरह। आज के नेता जैसे छोटी सोच के हैं, वो छोटी सोच के नेता नहीं थे, वो दूरदर्शी नेता थे। वो भारत के भविष्य को समझते थे और वो 3 विषयों में पारंगत थे। 3 विषयों में, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इन 3 विषयों के वो पारंगत विद्यार्थी थे। इन तीनों विषयों में उन्होंने डॉक्टरेट ले रखी थी, पीएचडी, तभी उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। जिस पीएचडी जब तक आप नहीं करेंगे ना तब तक आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते। डॉक्टरों को, ये जो सच में डॉक्टर होते हैं ना, इनको भी ये अधिकार नहीं कि वो डॉक्टर लगाएं। वो एमबीबीएस लिखते हैं, इसलिए एमबीबीएस वो अपनी डिग्री का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टरेट की डिग्री डॉक्टरेट की उपाधि लगाने के लिए आपको अपने विषय में पीएचडी करनी पड़ती है, तब जाकर आप अपने नाम के आगे डॉक्टरेट की डिग्री डॉक्टरेट की उपाधि लगा सकते हैं। ठीक, आगे सुनो। तो चलिए, इन दो प्रश्नों का भी आपका उत्तर देता है कौन, मतदाता कौन है और कौन चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों प्रश्नों के भी उत्तर आपका संविधान देता है। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। आपको पता है कि आपके देश में जो भी वयस्क है
उसे वोट डालने का अधिकार दिया गया है। पर वयस्क कब होंगे हम, ये भी हमारा संविधान हमें बताता है। किस उम्र के व्यक्ति को, किस उम्र की बालिका को, बालक को हम वयस्क मानेंगे। पहले ये उम्र 21 थी, आज ये उम्र कितनी है, 18। 18 वर्ष के बाद आप भारत की चुनाव व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप 18 वर्ष की आयु के उपरांत आप भारत की चुनाव व्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक, सुनना ध्यान से। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं जो जिसमें देश के सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार मिलता है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। उसी को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। उसी को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें वयस्क लोगों को अपनी सरकार को चुनने का अधिकार मिलता है। उसी सिस्टम को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। आगे सुनो। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत सारे देशों में ये अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत से देशों को अपनी बहुत से देश के नागरिकों को अपने देश की सरकारों से या शासन करने वाले लोगों से लड़ाई करनी पड़ी। लेकिन हमारे देश के साथ ये खुशनसीबी थी कि हमें आजादी के साथ ही ये अधिकार मिल गया। यही एक ऐसा अधिकार, यही एक ऐसा संविधान का आर्टिकल था, अनुच्छेद था, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई, क्योंकि इस अधिकार को लेकर हमारे संविधान निर्माता सब एग्री थे कि हाँ, हमारे देश में सभी वयस्क व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए इस प्रस्ताव पर संसद में, संविधान निर्माण के समय संसद में कोई चर्चा नहीं होती और इसे पूर्ण बहुमत के साथ पास कर दिया जाता है, बिना किसी बहस के, बिना किसी सवाल जवाब के। समझ में आई बात? तो हमारे देश में जो भी वयस्क हैं उन सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है। हमारा देश वोटिंग राइट में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, ना लैंगिक भेदभाव, ना जाति आधारित, ना धर्म के आधार पर, ना आर्थिक आधार पर, किसी भी आधार पर नहीं। सिर्फ एक अवस्था में आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है, वो है आपकी मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति अगर आपकी दुरुस्त नहीं है तभी आपको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, नहीं तो आप किसी भी स्थिति में हो आपको वोट डालने का अधिकार है, चाहे आप दिव्यांगत क्यों ना हो। आप दिव्यांगत का मतलब समझते हो? ठीक, दिव्यांगत ही क्यों ना हुआ। ठीक। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। 1989 तक 21 वर्ष के ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये एक नंबर का आपका प्रश्न है कि 1989 से पहले वयस्क व्यक्ति की क्या आयु थी, क्या थी, 21 वर्ष, और 1989 के बाद क्या बन गई, 18 वर्ष। ठीक है, 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। आप इस अधिकार में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट की वैल्यू है उतने ही भारत के एक आम मजदूर की वोट की वैल्यू भी है। एक वोट उनके वोट की भी वैल्यू एक है और एक
एक सामान्य मजदूर के वोट की वैल्यू भी एक है। दोनों के वोटों की वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। तो हमारे इस अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं। आगे सुनिए, जिसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले अध्याय में किया है। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि शिक्षित लोगों को ही वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या सिर्फ शिक्षित लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए या देश में हर वयस्क व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए? क्यों, ऐसा क्यों आप मानते हैं? इसके पीछे क्या कारण दीजिए आप? जरूरी नहीं कि शिक्षित लोगों को ही पता हो कि कौन हमारा नेता बन सकता है, और लोगों को भी जानकारी होती है कि हाँ ये अच्छा काम, ये नेता अच्छा काम कर सकता है, तो वो भी वोट डाल सकते हैं। वो भी वोट, देखो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को इतनी तो समझ है ना कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। कोई भी व्यक्ति जानबूझ के तो गड्ढे में नहीं गिरेगा ना। तो अगर उसको इतनी समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो मेरे विचार में शिक्षित अशिक्षित कोई मायने नहीं रखता। अगर उसे इतनी समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो वोट डालने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए काफी है। मेरे लिए तो ये है, और आपने भी यही कहा, क्योंकि कभी कभी पढ़े लिखे लोगों से भी गलती हो जाती है, लेकिन अनुभववान व्यक्ति कभी गलत नहीं होता। जिसके पास अनुभव है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो मैं मानता हूं कि हमारे राष्ट्र के निर्माताओं ने सभी लोगों को अधिकार देकर बहुत अच्छा किया। और जब शुरू में हमारे देश में वोट हुआ था तो पूरी दुनिया इसे एक खेल की तरह देख रही थी, मनोरंजन मदारी का खेल। लेकिन जब हमने अपना वोट डालकर और एक सही सशक्त सरकार बना के दिखाई तो पूरी दुनिया हमें सलाम करती है। इसके लिए पूरी दुनिया सलाम करती है। तब तक जब हमने अपने देश में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए थे ना, तब तक यूरोप के कई सारे देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। और तब हमने अपने देश के सभी लोगों को एक समान वोटिंग राइट्स दे दिए थे। ये देखो, ये है संविधान की ताकत, और ये है हमारे उस समय के नेताओं की सोच। और आज के नेताओं की सोच देखो और उस समय के नेताओं की सोच, फर्क पता चल जाएगा, फर्क पता चल जाएगा। आगे सुनो, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व में समान रूप से विश्वास था कि वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। और हमारे संविधान निर्माताओं को यह विश्वास था कि हमारा हर एक वोटर इतना काबिल है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अथवा अपने देश के लिए एक अच्छी सरकार चुनने के लिए काबिल है। अपने देश के लिए अथवा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक अच्छी सरकार चुनने के लिए काबिल है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हर वयस्क व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्रदान कर दिया था। आगे सुनो, जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, जो सच वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, वही चुनाव लड़ने के बारे में भी सच है। हमारे देश का कोई भी आम व्यक्ति अमीर से अमीर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और गरीब से गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। बस एक शर्त है, वो शर्त क्या है? उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आपने अपने जीवन में 25 वर्ष का जीवन व्यतीत कर लिया है तो आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। आगे सुनो, वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु आहर्तता भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। समझ में आ गया?
अगर आप 25 वर्ष के व्यक्ति हैं तो आप संसद का भी चुनाव लड़ सकते हैं और राज्य की विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं और आप विधानसभा। लोकसभा का मतलब देश की सरकार के लिए, अथवा विधानसभा का मतलब राज्यों की सरकार के लिए। ठीक, तो अगर आप 25 साल के हैं तो आप भारत की चुनाव व्यवस्था में भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए काबिल हैं। ठीक, आगे सुनो। कुछ और भी प्रतिबंध है, जैसे एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल हुई हो तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को भारत में 2 वर्ष से ज्यादा की जेल हुई है किसी भी अपराध के लिए तो वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं। अभी राहुल गांधी पे यही वाला केस चल रहा था। उनको मानहानि के मामले में कितने वर्ष की सजा दे दी गई थी गुजरात कोर्ट के द्वारा? 2 वर्ष के लिए, जिससे कि उनका निर्वाचन ही रद्द कर दिया गया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने उस मामले को, उस सजा को रद्द किया और कहा क्या जरूरत थी 2 वर्ष की सजा देने के लिए? क्या जरूरत थी? क्यों दी आपने अधिकतम सजा मानहानि के केस में? आप सचमुच में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए तो आप विपक्ष को खत्म करने के लिए राहुल गांधी को आपने सब अधिकतम सजा दी, जो कि सरासर अन्यायपूर्ण है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उनको दी गई सजा को रद्द कर दिया और उनका निर्वाचन पुनः उन्हें प्रदान कर दिया गया। अब फिर राहुल गांधी संसद के सदस्य बन गए। ठीक, तो हमारे देश में अगर आपको भारत सरकार, अब आपको जनता का प्रतिनिधि बनना है तो आपको 2 वर्ष की सजा नहीं होनी चाहिए। केस हो चलेगा लेकिन 2 वर्ष की सजा नहीं होनी चाहिए। बस केस तो कितने भी हो चलेगा, लेकिन उसमें आपको 2 वर्ष की सजा ना मिली हो। 2 वर्ष की अगर सजा मिल गई आपको तो फिर आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। ठीक, आगे सुनो। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। यहाँ पर न शिक्षा का कोई ये बताया गया कि हाँ आप इतने पढ़े लिखे होंगे तभी आपको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप भिखारी हो, कुछ भी हो, अगर आपकी इच्छा है भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो आप मुंह उठाकर जाएं, निर्वाचन आयोग में फॉर्म भरें और भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए निकल पड़े। कोई रोक नहीं है, कोई भी रोक नहीं। सिर्फ एक ही रोक है, क्या है वो? कि आपको किसी भी अपराध में 2 वर्ष की सजा नहीं मिली होनी चाहिए, बस। इसके अलावा सब कुछ चलेगा। अगर आपको 2 साल, 1 साल 11 महीने 29 दिन की भी सजा मिली है तब भी आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं। सिर्फ 2 साल से कम होनी चाहिए, बस। ठीक, और सब कुछ चलेगा। 25 वर्ष के होने चाहिए आप, बस।